बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और आज का मुद्दा है राजनांदगांव का रण। लोकसभा चुनाव की बिसात में अब सबकी जो नजर है वो राजनांदगांव लोकसभा सीट पर टिकी है। इस लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे के बीच सीधा मुकाबला है और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर इस सीट पर लगा रही है। राजनांदगांव के नतीजे ही छत्तीसगढ़ की सियासत को नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं। लेकिन क्यों खास है राजनांदगांव का रण और किस तरह की तैयारियां दोनों पार्टियां कर रही हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले मेहमानों से भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। दिलचस्प हुआ राजनांदगांव का रण। भूपेश बघेल ने लिया जीत का प्रण। बीजेपी के लिए दिग्गजों ने संभाला मोर्चा। गढ़ में इस महासंग्राम की सबसे ज्यादा चर्चा। 24 की महाभारत में छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट हो गई है राजनांदगांव। नामांकन की रेस खत्म हो चुकी है। राजनांदगांव में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। कांग्रेस ने भूपेश बघेल को उतारकर जीत का ख्वाब देखा है। भूपेश मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस इस सीट के जरिए बड़ा संदेश देकर प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का दम भर रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि राजनांदगांव में जनता का आशीर्वाद उसे मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि हार के डर से बीजेपी बेचैन है। कांग्रेस के प्रति जो जनता का उत्साह है, उम्मीद है, विश्वास बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीका से राजनांदगांव की लोकसभा सीट में चुनाव हार रही है। इसलिए भाजपा के सारे नेता जी तोड़ वहां पे जा रहे हैं और जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असफल रहेंगे। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस की साख भी दांव पर लगी हुई है। भूपेश बघेल के मैदान में उतरने के बाद बीजेपी इस सीट की घेराबंदी में लगी है। बड़े नेताओं का फोकस राजनांदगांव सीट पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। बीजेपी को भरोसा है कि प्रचंड बहुमत के साथ उसकी जीत होगी। आज राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के हमारे पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री संतोष पांडे जी का नॉमिनेशन फाइल किए हैं और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारी सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, विजय शर्मा जी और पार्टी के बहुत वरिष्ठ जन की उपस्थिति में नॉमिनेशन फाइल किए हैं और आदरणीय संतोष पांडे जी आने वाला चुनाव को प्रचंड मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूर दूर से आएंगे, सब एक साथ सम्मिलित होकर के और कमल का निशान जिताने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी को जिताने के लिए, संतोष पांडे जी को जिताने के लिए एकजुट होकर कमर कसेंगे। आज राजनांदगांव अब छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं है, ये लड़ाई का वो मैदान है जिसको जीतकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ा संदेश देने की कोशिश में जुटे हैं। अगर भूपेश जीते तो आगे के संघर्ष के लिए कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा। वहीं अगर बीजेपी जीती तो कहा जाएगा कि दिग्गज भी कांग्रेस की साख नहीं बचा पाए। मतलब साफ है, राजनांदगांव का रण अब महासंग्राम में तब्दील हो चुका है, जिसको अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती। राजनांदगांव से प्रमोद शेंडे के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आपने रिपोर्ट देखी। राजनांदगांव बहुत महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, कोई भी हारना नहीं चाहता। सब अपने सारे पत्ते यहां पर खोलना चाहते हैं और किसी भी हालत में जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन किस तरह का रण रहने वाला है, इस पर हम आज चर्चा करने वाले और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। सुनील चौधरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज़ पर। सत्य प्रकाश सिंह जी है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सत्य प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज़ पर। अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं अनिरुद्ध जी। और सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूँगा। देखिए, संग्राम शुरू हो चुका है, पत्ते बिछ चुके हैं और सियासत भी लगातार होनी शुरू हो गई है। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो वही है जो पिछली बार यहां से सांसद थे। निश्चित तौर पर उन्होंने कोई उम्मीदवार बदला नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जरूर जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको सामने ला दिया है और एक प्रकार से देखा जाए तो इस मुकाबले को रोमांचक और दिलचस्प भी बना दिया है। किस तरह से इस रण को आप देख रहे हैं सर?
आज का विषय ही बड़ा जो है रोचक है, राजनांदगांव का रण, ललित जी। और दूसरी बात देखिए, मैं जहाँ तक के समझ पा रहा हूँ, जो मैं अपने होश पे जितना जो मेरे अपने होश के हिसाब से मैं बात करूँ, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं इतिहास को जानता हूँ लोकसभा चुनाव के, तो बड़ा दिलचस्प ये है कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा जैसे शहरों की, मतलब जहाँ की जो हाई प्रोफाइल सीटें मानी जाती है, आज उनकी तुलना में सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है तो राजनांदगांव लोकसभा सीट की चर्चा हो रही है। पहली चर्चा तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब भूपेश बघेल जी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उतरे, एक बहुत बड़ी चर्चा थी। उसके बाद फिर दूसरी जो चर्चा वहाँ पर हुई तो ये हुई कि भूपेश बघेल जी का एक बयान आया कि कांग्रेस से जो है 375 लोग जो है नामांकन भरें, उसकी अपने आप में बड़ी चर्चा की, ताकि ईवीएम मशीन जो है उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था और इसको इसी तरीके से रोका जा सकता है। फिर उसके बाद डॉक्टर चरणदास महंत जी ने जो कहा वो अपने आप में बड़ा कि वहाँ पे जो है मतलब ये कि कुछ ऐसा जो है असर दिखाया जाए इस चुनाव में, मतदाता कुछ ऐसा करें और कुछ ऐसे इस तरीके से उम्मीदवार को जिताएं कि मोदी जी का जो है सर फूटे। और वो उन्होंने छत्तीसगढ़ी में बोला था और महंत जी ने सफाई भी दी और उन्होंने खेद भी प्रकट किया कि ये लोकोक्ति है छत्तीसगढ़ी की। और अभी 7:45 को, आज रात को 7:45 को भूपेश बघेल जी का जो है एक बयान भी आया कि ये एक लोकोक्ति है जिसको समझने में लोगों से चूक हुई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है छत्तीसगढ़ की जो है लोकोक्ति, मुहावरा और संस्कृति को क्या जानेंगे। और इधर इसके पहले मैं कल की बात करूं तो जब महंत जी का बयान आया तो मतलब कोई छोटा मोटा भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये बोले कि लाठी, जो महंत जी ने कहा है कि लाठी पड़नी चाहिए सिर पर मोदी जी की, तो पहली लाठी मैं खाने के लिए तैयार हूं। और ये केवल बातों में नहीं रहा, ये मतलब है ना, ये महंत जी के बंगले के सामने जो प्रदर्शन हुआ तो उसका नेतृत्व भी जो है विजय शर्मा जी ने कहा, जो किया, जो खुद यहाँ के गृह मंत्री हैं। और दूसरी बात ये सोचिए कि कैसी कश्मकश की स्थिति रही होगी जब खुद गृह मंत्री नेतृत्व कर रहा हो, तो फिर वहां पे कानून की स्थिति, मतलब कितना सतर्क और सचेत होके पुलिस प्रशासन को काम करना होगा। तो इस तरह से राजनांदगांव की जो रण की बात हो रही है तो वास्तव में मुकाबला तो इतना दिलचस्प है कि बाकी सारी सीटें जो है उन पे लोगों की नजर नहीं है, पूरी नजर जो है राजनांदगांव पर जाकर टिक गई है। ठीक है सर, अब मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। सुनील चौधरी जी का रुख करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपके सामने, चूंकि आपने तो अपने पुराने उम्मीदवार को उतार दिया है क्योंकि वहां से सांसद है संतोष पांडे जी, लेकिन आप सामने देखिए, सामने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री यहां से मैदान में, तो किस तरह की चुनौती आप इसको देख रहे हैं और कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाना चाहें? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हम अपने लोकप्रिय सांसद और माटी पुत्र, संस्कार धानी को के संस्कार में पले बढ़े ऐसे सम्माननीय श्री संतोष पांडे जी को पुनः एक बार वहां से प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस के पास तो ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। अब ये भूपेश बघेल जी को दुर्ग में लड़ना था, भाग करके राजनांदगांव पहुंच गए। क्यों? उनको पता था कि यहाँ पर जो है विजय बघेल जी लड़ेंगे दुर्ग में, और उनको पाटन में एक बार धूल चटा चुके हैं। रायपुर में भी जनता ने उनको जवाब दिया था, धूल चटाया था, माननीय रमेश बैस के हाथों उनकी पराजय हुई थी। और वहां पर आप देखेंगे कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं। माननीय भूपेश बघेल जी, जो 5 साल में आपने भ्रष्टाचार रूपी पाप किया छत्तीसगढ़ में, इसलिए आपको जगह जगह भागना पड़ रहा है। और ये पाप आपको छोड़ने वाला नहीं है, जो गौठान में, गाय में, शराब में, रेत में, यहां तक कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का काम ये करते रहे, तो ये पाप इनको छोड़ेगा नहीं। दूसरा, मैं इनको और एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो भूपेश बघेल जी हैं, इनके नाम पर 5 साल बड़ा शिगुफा चला, भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। लेकिन क्या हुआ? छत्तीसगढ़ की जनता ने जवाब दे दिया कि हमको आप पर भरोसा नहीं है। और उससे बड़ा उदाहरण, वर्तमान में जब अभी राजनांदगांव का चुनाव था, माननीय भूपेश बघेल जी ने बयान दिया कि 375 लोग से ज्यादा नामांकन भरेंगे तो बैलेट से मतदान होगा। और उन्होंने आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं से, और कार्यकर्ताओं ने उनकी सुनी नहीं। आपको मैं बता दूं, 244 लोगों ने नामांकन फार्म खरीदे, पर अभी जो समाचार अब तक प्राप्त है, मात्र 23 लोगों ने नामांकन भरा। मतलब आपके ऊपर से भरोसा उठ गया। अब ये जो जितने लोग हैं, लूटे पिटे चेहरे जो हैं, ये फूके हुए बारूद जो कांग्रेस ने उतार रखे, कोई नहीं जीतने वाला। देखिए, मतलब आप उनके खिलाफ जो आरोप है उनको लेकर मैदान में उतरने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, आपके अचीवमेंट्स, उनको क्या जनता के सामने नहीं ले जाएंगे?
है, हमारी तो उपलब्धि है। हमने जो महतारी वंदन की घोषणा की थी, हम पैसे दे रहे हैं, दूसरी किस्त आ गई। हमने किसानों का कहा था कि 21 कुंटल लेंगे, हम 21 कुंटल ले लिए, 3100 रुपए मिलेंगे, 3100 रुपए मिले, अंतर की राशि दे दिए हैं, 2 साल का बचा हुआ बोनस दे दिए हैं। आप देखेंगे लगातार मोदी की गारंटी पर हमने जो वादे किए थे उस पर काम शुरू हो गया। इतने कम समय में इतनी सारी उपलब्धियां, और प्रधानमंत्री जी की 10 साल की उपलब्धियां हैं, उसको बताने की आवश्यकता है। अरे गरीबों का मकान बनता है, गरीबों के घर में उज्ज्वला गैस के कनेक्शन आते हैं, महिलाओं के लिए शौचालय बनता है, युवाओं के लिए आप देखेंगे गर्व से सीना उठा करके आज पूरी देश दुनिया में वो जा सकते हैं। सेना का शौर्यमान बढ़ा है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, भारत की कुछ सवाल और है मेरे पास बीजेपी को लेकर, लेकिन पहले एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। और रिएक्शन अब सत्य प्रकाश जी के पास जाऊंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता है सत्य प्रकाश जी। भूपेश बघेल की जो है प्रतिष्ठा आपने दांव पर लगा दी है, साख पर है। किस तरह की सीट आप मानते हैं और कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको आप लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं? ललित जी देखिए, सबसे पहले तो बोलूंगा कि पूरे बीजेपी के पास देखिए मुद्दे कहीं, आपने पूछा इनसे सुनील भैया से कि भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री वहां हैं, उन्होंने क्या इधर उधर की सब बातें कर दी कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी का जैसे ही नाम घोषित हुआ था, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने सबसे पहले आपको ये बताया, जैसे ही नाम घोषित हुआ पूरे बीजेपी के लोगों के बीच में कपकपाहट शुरू हो गई थी कि अब राजनांदगांव सीट का होगा क्या, और उसका असर दूसरे सीटों पर पड़ेगा। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो 5 साल में काम किए, देखिए चुनाव हार जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो सदा चलती है। ये कब मतलब नहीं है कि आपने काम नहीं किया, हमने काम किया। 5 साल में 45 लाख लोग गरीबी के ऊपर आते हैं। किसानों को अगर इनको 3100 वादा करना पड़ा, भले ही इन्होंने नहीं दिया, एक मुश्त अलग बात है, अभी भी लगभग 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को वो भी नहीं मिला, बोनस में भी इन्होंने डंडी मारी है। मगर वो सोचना क्यों पड़ा, ये वही व्यक्ति है बीजेपी लोग जो 2100 बोल के नहीं दिए थे, जो 2 साल का बोनस बोल के नहीं दिए थे, मगर जब हमने 27-2800 तक दिया तो इनको मालूम चला कि सरकार पे रहने पे किसानों के लिए भी काम करना पड़ता है, गरीब जनता के लिए काम करना पड़ता है। उसके बावजूद केंद्र की बात कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने सिखा दिया है कि नया भ्रष्टाचार का तरीका आया, इलेक्ट्रल बॉन्ड, उसी से खाऊंगा उसी से खिलाऊंगा। मोदी जी ने बताया है कि अगर बेरोजगारी दर सबसे चरम पर कैसे जाती है पिछले 10 साल के अंदर, यह आपका अमेरिका की एजेंसी बताती है। मोदी जी ने बताया है कि 10 साल के अंदर भुखमरी 111 नंबर पर कैसे जा सकती है। मोदी जी ने बताया है कि विदेशों में अगर मेडल हमारी बहन बेटियां जीतती है, मगर भारत में आके हार जाती है, उनका कोई सुध नहीं लेता है। मोदी जी ने बताया कि संविधान में अगर कोई उच्च पद है तो वो है राष्ट्रपति का, मगर वो बेचारी खड़ी रहती है, मोदी जी बैठे रहते हैं। तो ये उनका घमंड दिखता है कि एक दलित राष्ट्रपति को भी वो नहीं देख सकते, सिर्फ वोट बैंक के लिए उनको लेके आगे पपेट के हिसाब से। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, हमने जो काम किया वही राजनीति की जनता को, वही पूरे 11 लोकसभा सीटों पर हम लेके जा रहे हैं। हमने 5 साल में किसानों के लिए काम किया, उनकी आर्थिक समृद्धि की बात कर ली, महिलाओं की बात करें, कानून में जो यहाँ बदलाव हुआ, जो कानून जो सख्ती हुई थी, उसके तहत हम अपराध में, महिला अपराध में 5वें से 13वें नंबर पे गए थे। और अभी पिछले 3 महीने में क्या हालात है वो भी सबके सामने। तो हमने हर वर्ग के लिए काम किया। बेरोजगारी दर जो चरम पे थे, छत्तीसगढ़ सबसे कम पे थी, तो हमने काम किया। इसीलिए इनको मालूम है कि भूपेश बघेल जी ने काम किया है, जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वो तैयार खड़ी इनसे जवाब करने के लिए कि भाई आपने 10 साल में क्या किया। ललित जी मैं तो चैलेंज के बोल रहा हूं कि एक एक वर्ग उठा के देख लीजिए, युवाओं का हाल देख लीजिए, आप महिलाओं का हाल देख लीजिए, आप किसानों का हाल की बात आपने आपके 5 सालों का भी हिसाब जनता पूछेगी सर, है ना, ये तो होता ही है, ये लगातार होता है। लेकिन चलिए मैं सुनील जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आता हूं सत्य प्रकाश जी आपके पास आता हूं। सुनील जी ये बताइए, देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर भी जनता वोट करेगी। 8 इसके अंदर जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं राजनांदगांव में, उनमें से 8 में से 5 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, यानी कि कांग्रेस को जनता की मोहर लगी है। केवल 3 सीटें आपके पास थी, कैसे लड़ेंगे लोकसभा? कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? जी सुनील जी। जी मेरे सवाल सुनील जी से। जी देखिए, जी अभी मैं सुन रहा था, हमारे सम्मानीय सत्य प्रकाश जी बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कह रहे थे, ऐसा वैसा। अरे साहब, जनता ने नकार क्यों दिया? छत्तीसगढ़ के में आप 75 पार का दावा करते थे, 75 पार का दावा करने वालों को कैसे इनकी हवा निकाल दी गुब्बारे की। और आज देखिए भूपेश बघेल जी के ऊपर क्या परिस्थितियां बन गई, जिनको पूरे 11 लोकसभा में नेतृत्व करना था, एक लोकसभा में भेज दिया और वहां पर भी उनकी हार सुनिश्चित है। सुनील जी सवाल का जवाब दीजिए ना। और हम तो तैयार बैठे, हमारा कार्यकर्ता तो मैदान में। मैं कह रहा हूं कि विधानसभा जी मैं विधानसभा के रण को लेकर भी जो जनता वोटिंग करेगी। 8 इसमें विधानसभा क्षेत्र आते हैं राजनांदगांव में, उनमें से 5 पर तो कांग्रेस ने जीत हासिल की है, आपको तो केवल 3 पर मिली है। आपको नहीं लगता कि एक चैलेंज होगा लोकसभा सीट को जीतना?
जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपको बताऊं 2019 में तो इनके पास 68 सीट थी। उस हिसाब से तो इनको हमारा तो यहाँ स्थिति बहुत खराब हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमने कितनी 9 सीटें जीती है। ये आज तक अधिकतम पिछले 68 के बहुमत के बाद 2 ही जीत पाए, अधिकतम आज तक। इससे ज्यादा कांग्रेस कभी नहीं जीती है छत्तीसगढ़ में। तो जब छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत में ये 2 सीट ही जीत पाए, हम 9 जीते, तो आज ये किस मुंह से बात करेंगे? आज तो मोदी की गारंटी पे पूरा काम हो रहा है। आज नक्सलवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तो ये मोदी जी का सर फोड़ने की बात कर रहे हैं लोग। ये कह रहे लाठी डंडा उठा ले और सफाई देते हैं। अरे भैया बयान पढ़िए, छत्तीसगढ़िया आदमी समझता है। वो तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि ये लाठी यही उठा सकते हैं, मतलब खुद ही कह रहे हैं कि गुंडागर्दी यही कर सकते हैं 2 लोग, और एक शिव जो है वो केवल गाली दे सकता है। मतलब चरणदास महंत जी ने तो सर्टिफाई कर दिया कि ये 2 जो डंडा उठा करके सर फोड़ेंगे, क्योंकि ये गांधी जी के अहिंसा को नहीं हिंसा को मानते हैं, और एक गालीबाज व्यक्ति है इनके पास। तो ये चरित्र है कांग्रेस का, ये सर्टिफाई हो गया। यहाँ के वरिष्ठ नेता ने सर्टिफिकेट दे दिया, तो जनता तो समझेगी ना। अब जब जनता समझ गई है तो उसमें कितना भी आप सफाई देते रहे, जनता तो समझ गई है। जवाब मिलने वाला है 4 जून को, देखिएगा 4 जून को कांग्रेस यहां छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीत पाएगी। ये जनता ने तय कर रखा है। मोदी की गारंटी पर सबको भरोसा है, विष्णुदेव साय के सुशासन पर सबको भरोसा है। चलिए, बयानों के तीर तो चलते हैं, उनके ऊपर पलटवार भी सामने आता है। सत्यप्रकाश जी, एक बात बताइए, लोकसभा के अगर हम पिछले 5 बार के चुनावों की देखें, लगभग हर बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत हासिल की है। मुझे लगता है कि शायद एक आध बार उपचुनाव हुआ था, देवव्रत सिंह यहां से जीते थे, एक बार का उपचुनाव, लेकिन अभी तक का अगर हम देखें लगातार 5 पिछले चुनाव को, तो लोकसभा में अगर देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी होता है। एक बार फिर जो पुराने सांसद हैं, कि आपको नहीं लगता एक बड़ी चुनौती है यहां पर? ललित जी देखिए, जैसे मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपने पुराने चुनाव की बात की, तो 2004 का चुनाव याद कीजिए आप, भारत देश का। मेरे को नहीं लगता कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़ा नेता बीजेपी में ना कोई था, ना है, और आगे होगा। ये सुनील जी भी मानेंगे, मोदी जी से तो बड़ा नहीं हो सकता। मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उनसे बड़ा नेता मोदी जी नहीं है, ये बीजेपी के लोग भी जानेंगे। इंडिया शाइनिंग, इंडिया ब्राइटनिंग, क्या क्या तमाम चीजें थी, क्या हुआ था। अरे घमंड तो रावण और कंस का भी नहीं रहा था, तो मोदी जी कहां पे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, हर चुनाव अलग रहता है। जनता ने इनको 2 बार मौका दिया कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे कर दीजिए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड, अब तो नया स्कैम, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जब 15 लाख की बात की, आपने अच्छे दिन बोले जब 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, 1200 दे दिया। आपने अच्छे दिन तब बोले जब 50 रुपए में पेट्रोल था, आप बोले 30-35 में देंगे, तो आपने 100 से ऊपर कर दिया। तो अब ये जो चुनाव है जनता के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। जनता ये देख रही है कि भाई हमने 10 साल आपको दिया है। और एक चीज और ललित जी बोलूंगा, मैं सुनील भैया को जवाब देना चाहूंगा। देखिए, बीजेपी के लोग अगर ये हिंसा की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, तो मेरे को बहुत हास्यास्पद लगता है। गोडसे के वंशज अगर बोले कि अहिंसा के हम पक्षधर हैं, अगर ये सावरकर के वंशज अगर बोले ये आपत्तिजनक है, ऐसी भाषा का प्रयोग न करें। ये कांग्रेसी जो अंग्रेजों के वंशज है, मैं ये बोल सकता हूं, अंग्रेजों की बनाई पार्टी के लोग, ये गोडसे के वंशज बोलने बेहद आपत्तिजनक है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि ये हिंसा के पुजारी हैं। उनके लिए हम कुछ तो मत बोलो। लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं। अरे भैया, हम गांधी के वंशज हैं, गांधी को मानने वाले कभी ठीक सर, एक एक करके देखिए, वाद प्रतिवाद तो चलता रहेगा। चलिए, मैं अनिरुद्ध दुबे जी के पास जाऊंगा। जी चलिए, ठीक है, मैं आऊंगा, एक एक करके आऊंगा आपके पास। अनिरुद्ध दुबे जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए एक ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर कई मुद्दे ऐसे हावी है। यहाँ पर एक बड़ा कोई उद्योग खुला नहीं, अभी तक कोई उद्योग नहीं खुला है, बेरोजगारी, ये तमाम जो मुद्दे हैं, वो क्या आपको लगता है कि जो जमीनी मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, वो यहाँ पर हावी रहने वाले हैं? किस तरह के मुद्दों पर यहाँ पर रण होगा? जी अनिरुद्ध जी, सुन पा रहे? अनिरुद्ध जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? अनिरुद्ध जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी अनिरुद्ध जी, सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है सर, सुनील जी, सत्यप्रकाश जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। देखिए, आवाज नहीं पहुंच पाएगी किसी की भी, आपकी भी आवाज नहीं पहुंच पाएगी जनता तक। अगर आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी तो आप वोट कैसे मांगेंगे सर? अपनी अपनी बात करिए, अपने अपने समय पर कीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए। चलिए, एक एक करके जवाब दीजिए, तो सबकी आवाज समझ पाएंगे और सबकी आवाज सुन पाएंगे। एक एक करके सर, एक एक करके। मैं देखिए अनिरुद्ध जी के पास जाना चाहूंगा। देखो, उनको सुनने दीजिए प्रश्न।
सर 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 प्लीज समझ गए आप। देखिए वार पलटवार आप करते रहेंगे, आपकी आवाज जा ही नहीं रही है, किसी तक नहीं पहुंच पा रही, एक एक करके करेंगे। मैं अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा। अनिरुद्ध जी, किस तरह के मुद्दों को देख रहे हैं इस चुनाव में? खास तौर पर बेरोजगारी है, कोई बड़ा उद्योग यहां पर नहीं खुला हुआ है, वन परिक्षेत्र है, कृषि परिक्षेत्र है, ये यहां पर एक बड़ा संगीत महाविद्यालय भी है। किस तरह के चीजों को आप देख रहे हैं यहां पर? वास्तव में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो राजनांदगांव के लिए संस्कारधानी शब्द का इस्तेमाल होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और मैं उस जगह पे गया हूं, राजनांदगांव की अपनी एक अलग हवा है जो वास्तव में दिल को सुकून देती है और आनंद देती है। और आपने सही कहा कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ में है वो भी राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और उसकी अपनी एक विरासत। राजनांदगांव की एक कपड़ा मिल एक जमाने में उसकी अपनी मिसाल दी जाती थी। फिर उस जगह से जहां मोतीलाल वोरा जी जैसे भी सांसद रहे, डॉक्टर रमन सिंह जी जैसे सांसद रहे, आज जो है वास्तव में अगर कहीं वहां के मुकाबले की बात करें, देखिए क्या है कि भूपेश बघेल जी का जिक्र दोनों मित्रों ने किया, इन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया। लेकिन एक चीज जो है ये मानना पड़ेगा कि देखिए भूपेश बघेल जी जो है दुर्ग जिले के नेता हैं। अगर कहीं वो दुर्ग से लड़ रहे होते तो शायद उतनी चर्चा नहीं होती कि जितनी आज राजनांदगांव में उनके लड़ने से चर्चा, उस सीट को लेकर चर्चा हो रही है। मतलब भूपेश बघेल जी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो संतोष पांडे जी भी जो वर्तमान सांसद है। फिर एक चीज और ये मैं कहूंगा कि ये प्रतिष्ठा का की सीट इसलिए भी जी प्रतिष्ठा की सीट इसलिए भी है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की जो है सीट रही है, वो उनका क्षेत्र रहा है। ये प्रतिष्ठा की सीट इसलिए भी है कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में आता है और कवर्धा से ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी निकले हैं और वहां का वो नेतृत्व करते हैं। ठीक है, निश्चित ही आप सही कह रहे हैं। और आदिवासी लोधी समाज का यहाँ बहुलता भी है, तो ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं, जमीनी स्तर के मुद्दे, वो हावी होते हुए दिखाई देंगे और उन मुद्दों पर खैर चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो हम सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ से बढ़त मिली थी, लेकिन पिछले अगर लोकसभा चुनाव का आंकड़े देखें 5 सालों के, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का पलड़ा यहाँ से भारी रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये रण आने वाले समय में किस तरह से जाएगा, राजनीतिक जो है परिस्थितियां किस तरह से बदलेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सत्यप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनांदगांव एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और हम कह सकते हैं कि कृषि आधारित क्षेत्र भी है और यहाँ पर संगीत का एक बड़ा विश्वविद्यालय भी है और सभी का ध्यान चूंकि यहाँ पर रहेगा संतोष पांडे वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो ये रण आने वाले समय में किस तरह से पहुंचेगा, किस तरह की स्थितियां दिखाई देगी, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।